हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक सीख प्रो में। तो अपने पिछले वीडियो में हमने 132 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस किया था। इसमें हम 133 से डिस्कस करने वाले हैं। ये जो अपनी सीरीज चल रही है, बेसिकली ये सीआईटीएस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए चलाई जा रही है। इसके साथ साथ आप कोई भी वनडे एग्जाम अटेंड कर रहे हैं, सभी के लिए यूजफुल होने वाली है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली एमसीक्यू को डिस्कस कर रहे हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर ऑप्शन दिए जाते हैं उसके माध्यम से ये बेसिक को भी हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, इफ यू यूज द एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम इन कैड टू क्रिएट ए लाइन फ्रॉम ए स्टार्टिंग पॉइंट 0 0, then for 8 unit on x-axis and 5 units on y-axis, what will you enter for the second point? तो बेसिकली ये पूछ रहा है, जब आप कैड सिस्टम में कोई भी वहां पर ड्राइंग बना रहे हैं और वहां पर आप एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम का प्रयोग करें। किसका? एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम का प्रयोग कर रहे हैं। तो बेसिकली वहां पर स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो स्टार्टिंग पॉइंट तो हमेशा 0 0 होता है। तो पहला पॉइंट तो आपका स्टार्टिंग 0 0 होगा। वहां से दूसरे पॉइंट पर मूव करने के लिए आपको कोई एक वैल्यू देनी पड़ेगी। तो जो वैल्यू होती है हमारी एक्स और वाई के फॉर्म में होती है, उसका कोऑर्डिनेट देते हैं। तो आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है कि पहले हम एक्स का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, उसके बाद वाई का कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो यहाँ पर एक्स का कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है, 8 यूनिट, और वाई का कितना दिया गया है, 5 यूनिट। तो पहले क्या आ जाएगा, 8 आएगा, फिर बाद में आएगा 5। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, 8, 5। ध्यान में क्या रखना है, पहले हम एक्स का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, उसके बाद फिर वाई का लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्क्रैपिंग ऑफ ए लार्ज कर्व सरफेस सच एज लार्ज बियरिंग इज टू बी डन, व्हिच स्क्रैपर विल यू चूज? तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर हमको क्या करना है, लार्ज बियरिंग, कोई बड़ा बियरिंग सरफेस है, उसकी स्क्रैपिंग करनी है। तो उसके लिए कौन सा स्क्रैपर प्रयोग किया जाएगा, किस स्क्रैपर के द्वारा आप लार्ज बियरिंग सरफेस की स्क्रैपिंग करेंगे? तो इसका उत्तर क्या सही हो जाएगा, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, जब हमें कोई लार्ज बियरिंग सरफेस की स्क्रैपिंग करनी होती है तो उसके लिए हम कौन सा प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए प्रयोग करते हैं बुल नोज स्क्रैपर। किसका प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बुल नोज स्क्रैपर के द्वारा हम उसकी स्क्रैपिंग करते हैं। बेसिकली स्क्रैपर का हम प्रयोग करते हैं बहुत ही कम मात्रा में धातुओं को हटाने की। लगभग बात की जाए तो 0.1 से 0.4 mm तक धातु को हटाते हैं। स्क्रैपर कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, किसके बने होते हैं, तो ये हाई कार्बन स्टील या फिर जो आपकी पुरानी फाइलें होती हैं उसके द्वारा भी स्क्रैपर को बनाया जा सकता है। फ्लैट स्क्रैपर का अगर पूछा जाए कि फ्लैट स्क्रैपर का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग किया जाता है फ्लैट सरफेस के लिए। बेसिकली इसका पॉइंट एंगल भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो 85 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है। और अगर स्टैंडर्ड केवल एक दिया जाए वैल्यू, तो वहां पर 81 डिग्री से ही हो जाता है। हाफ राउंड स्क्रैपर की बात की जाए तो हाफ राउंड स्क्रैपर को आप बियरिंग स्क्रैपर भी कह सकते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो जो प्लेन बियरिंग होती है उसकी स्क्रैपिंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका पॉइंट एंगल 60 डिग्री टू 45 डिग्री, 60 से लेकर 45 डिग्री के बीच में हाफ राउंड स्क्रैपर का एंगल रखा जाता है। थ्री स्क्वायर स्क्रैपर की बात की जाए तो इसमें कटिंग एज कुछ ज्यादा होती हैं और इसका प्रयोग किया जाता है जो छोटे डायमीटर के होल होते हैं, काफी छोटे छोटे छेद होते हैं, उसकी फिनिशिंग के लिए। क्रिटिकल जो होल होते हैं उसकी स्क्रैपिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एक अपना और स्क्रैपर होता है जिसे हम ट्रायंगुलर स्क्रैपर के नाम से जानते हैं। तो ट्रायंगुलर स्क्रैपर का भी प्रयोग हम छोटे होल के लिए करते हैं और डिफिकल्ट एंगल के लिए किया जाता है। तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि लार्ज बेरिंग सरफेस के लिए कौन सा प्रयोग करेंगे, बुल नोज स्क्रैपर। कई बार पूछा जाता है जो बुल नोज स्क्रैपर होता है किस शेप में पाया जाता है, तो बेसिकली आपका सर्कुलर डिस्क के जैसा होता है और इसके 2/3 भाग पर कटिंग एज पाई जाती है। स्क्रैपिंग करते समय हाई स्पॉट को आप कैसे पहचानेंगे, तो हाई स्पॉट की पहचान के लिए क्या करते हैं, हम जिस भी पार्ट पर स्क्रैपिंग कर रहे होते हैं उस पर हम रेड लेड या फिर पर्सियन ब्लू लगा देते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है उस पर हाई स्पॉट कौन सा है और आसानी से स्क्रैपिंग कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर बिलो इन द फिगर बिलो व्हाट एंगल बी ऑफ ए ड्रिल इज कॉल्ड? यहाँ पर आपको एक यहाँ पर फिगर बनाया गया है ड्रिल का और यहाँ पर पूछ रहा है जो एंगल बी बन रहा है ये कौन सा एंगल है। तो बेसिकली
बी क्या है? तो बी को हम कहते हैं लिप क्लियरेंस एंगल। बी को क्या कहते हैं? लिप क्लियरेंस एंगल के नाम से इसे जाना जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो आपकी ये लिप कटी हुई है, यहाँ पर आपकी जो कटिंग एज बनेगी वो कितने क्लियरेंस पर है, वही यहाँ पर बेसिकली क्या है, लिप क्लियरेंस एंगल दर्शाया। जैसे राइट साइड पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक ड्रिल है, ड्रिल का फिगर दिखाया गया है, यहाँ पर आपको फ्लूट्स कटे हुए दिखाए गए हैं। तो ये फ्लूट्स आपके बेसिकली जिस एंगल पर कटे होते हैं, इसी को क्या कहते हैं आप? रैक एंगल या फिर हेलिक्स एंगल के नाम से जानते हैं। कई बार एग्जाम में दिया जाता है कि ड्रिल के एक्सिस और फ्लूट के बीच के एंगल को क्या कहते हैं, तो उसे हम ड्रिल का जो यहाँ पर एक्सिस है, यहाँ पर जो ड्रिल का एक्सिस है और जो फ्लूट कटा है, इसके बीच का जो एंगल है, इसे हेलिक्स एंगल कहते हैं। हेलिक्स एंगल के द्वारा ही रैक एंगल का पता चलता है। अगर हेलिक्स एंगल की बात की जाए कि कितने प्रकार, बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, होता है हार्ड, एक नॉर्मल, एक सॉफ्ट। HNS, हार्ड, नॉर्मल, सॉफ्ट। जो एच टाइप होता है वो बेसिकली हार्ड मटेरियल के होता है, 10 से 13 डिग्री रखते हैं। एन नॉर्मल टाइप 18 से 30 डिग्री रखा जाता है। यस जो कि सॉफ्ट होता है, मतलब सॉफ्ट टाइप मटेरियल के लिए 35 से 40 डिग्री। यहाँ पर स्टैंडर्ड हेलिक्स एंगल पूछा जाए तो 27.5 डिग्री, 27.5 डिग्री स्टैंडर्ड हेलिक्स एंगल रखा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट एंगल की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो दोनों कटिंग एजेस हैं, उनके जो दोनों यहाँ पर कटिंग पॉइंट्स एजेस हैं, उसके बीच का जो एंगल है, यही क्या है आपका बेसिकली पॉइंट एंगल है। या कह सकते हैं कि जो यहाँ पर कटिंग लिप दर्शाई गई है, दोनों कटिंग लिप के बीच का जो कोण है, यही क्या है, पॉइंट एंगल होता है। ये बेसिकली डिपेंड करता है मतलब ड्रिल किए जाने वाले मटेरियल के आधार पर। और स्टैंडर्ड एंगल की बात की जाए तो स्टैंडर्ड बेसिकली आपका 118 डिग्री होता है। सॉफ्ट मेटल के लिए थोड़ा कम रखा जाएगा और हार्ड मेटल के लिए ज्यादा रखा जाएगा। हार्ड मेटल इन द सेंस, अगर मान लो आपसे कास्ट स्टील, हार्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील ये सब आ जाए, उस केस में 130 डिग्री यहाँ पर इसका एंगल रखा जाता है। सॉफ्ट मटेरियल से प्लास्टिक, रबड़ हो गया तो इसके लिए 80 डिग्री तक एंगल रखा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जाए लिप क्लियरेंस एंगल, आप देख ही पा रहे हैं जो कि एग्जाम में पूछा गया था। तो आपकी लिप हो गई और फिर यहाँ से जो इसका आपका एक्सिस का हो गया, यहाँ पर लिप क्लियरेंस एंगल बन जाता है। लिप क्लियरेंस एंगल अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कितना रखा जाता है, तो बेसिकली 8 डिग्री से 12 डिग्री के बीच में लिप क्लियरेंस एंगल या क्लियरेंस एंगल रखा जाता है। इसका बेसिकली काम क्या होता है? लिप क्लियरेंस एंगल बनाने से जब आपका ड्रिलिंग कर रहा होता है जॉब में, तो वहां पर जो फ्रैक्शन जनरेट होता है थोड़ा सा कम हो जाता है, घर्षण थोड़ा कम होता है। और कई बार पूछा जाता है लिप क्लियरेंस एंगल का मान ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? तो लिप क्लियरेंस एंगल का मान ज्यादा होने से जो इसकी कटिंग एज है वो कमजोर हो जाती है और ड्रिल आपका टूट सकता है। इसलिए नॉर्मल 8 डिग्री से 12 डिग्री के बीच में लिप क्लियरेंस एंगल को ग्राइंड किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका एक चीजल एज एंगल दिखाया गया है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। इसका जस्ट फिगर दे दिया जाता है और एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये कौन सा एंगल दर्शा रहा है, तो चीजल एज एंगल को दर्शा रहा है। नॉर्मली 55 डिग्री के आसपास इसको रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिगर बिलो शोज वन ऑफ द टैप्स ऑफ सेट 3, इट इज कॉल्ड। यहाँ पर आपको एक टैप बेसिकली दिखाया गया है, आपको पहचानना है कि ये कौन सा टैप है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं उन्होंने बताया है कि जो इसका थ्रेड चैम्फर है, कितना थ्रेड चैम्फर है, तो 3 से 5 टीथ यहाँ पर चैम्फर इन्होंने बताया है। तो इसके अनुसार ये कौन सा टैप हो जाएगा? आप सभी को पता है कि टैप बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, प्रयोग किया जाता है इंटरनल थ्रेड को काटने के लिए। जो पहला टैप होता है जिसे हम फर्स्ट टैप या फिर टेपर टैप के नाम से जानते हैं, इसमें बेसिकली आपके 8 से 10 दांतें टेपर में होते हैं और टेपर लीड का जो ये एंगल होता है, यहाँ पर जो एंगल दिखाया गया है, ये 4 डिग्री होता है पहले वाले टैप में। और इसका प्रयोग टैपिंग स्टार्ट करने के लिए करते हैं। जो दूसरा टैप होता है उसे हम इंटरमीडिएट टैप या फिर सेकेंड टैप के नाम से जानते हैं। उसमें 3 से 5 टीथ टेपर होते हैं। तो 3 से 5 टीथ टेपर किसमें होते हैं? तो ये होते हैं इंटरमीडिएट टैप। ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। टेपर टैप की बात, सॉरी इंटरमीडिएट टैप की बात की जाए तो 3 से 5 डिग्री टेपर हो गए, उसके मतलब दांते 10 डिग्री टेपर एंगल यहाँ पर हो जाता है। पहले टेपर टैप के बाद इसका प्रयोग करते हैं। तीसरा जो प्लग टैप होता है, इसी को हम बॉटमिंग टैप के नाम से जानते हैं। इसका प्रयोग किया जाता है जो ब्लाइंड होल होती है उसमें थ्रेडिंग के लिए या थ्रेड को फिनिश करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर टेपर टीथ की बात की जाए तो इसमें केवल 1 से 2 दांते इसके टेपर में रखे जाते हैं और टेपर का लीड का एंगल काफी ज्यादा होता है, लगभग 20 डिग्री के करीब होता है।
तो पहले टैप में 8 से 10 दांते टेपर, दूसरे टैप में 3 से 5 दांते टेपर और तीसरे टैप में 1 से 2 दांते टेपर। ठीक है, तो आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? When grinding of soft materials such as soft steel, brass, there is a tendency for chips to wedge in between the cutting point of the grinding wheel. This is called, बेसिकली जब सॉफ्ट मटेरियल की ग्राइंडिंग कर रहे होते हैं तो उस समय क्या होता है, जो उसके चिप्स होते हैं वो कटिंग व्हील के दांतों के बीच में जाकर क्या क्या होते हैं, फंस जाते हैं। तो इस घटना को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे कहा जाता है लोडिंग ऑफ व्हील। बेसिकली जिस मटेरियल की कटिंग करते हैं उसके चिप्स जब ग्राइंडिंग व्हील के दांतों के बीच फंस जाते हैं, जो वहां पर गैप होता है कटिंग एजेस के बीच, तो उसे लोडिंग के नाम से जानते हैं। ग्लेजिंग क्या होता है? काफी कटिंग करने के बाद वहां पर बेसिकली हार्ड मटेरियल की कह लीजिए आप ग्राइंडिंग कर रहे हैं काफी तेज स्पीड पर, तो उसके जो कटिंग एजेस होते हैं ब्लंट हो जाते हैं और कटिंग काम करना बंद कर देते हैं। जो उसकी सरफेस होती है शाइनिंग हो जाती है, तो उसे हम ग्लेजिंग के नाम से जानते हैं। इन दोनों जो यहाँ पर डिफेक्ट होते हैं ग्राइंडिंग व्हील के, इसको दूर करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे ड्रेसिंग ऑफ व्हील कहते हैं। मतलब जो यहाँ पर ब्लंट एजेस है उसको सही करना। प्रयोग किसका किया जाता है? तो डायमंड ड्रेसर और स्टाल व्हील ड्रेसर के द्वारा प्रयोग करते हैं। बेसिकली प्रोसेस एक ही होती है आपकी, चाहे लोडिंग हो या ग्लेजिंग हो, सेम टूल के द्वारा यहाँ पर ड्रेसिंग के द्वारा इसको सही किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिगर बिलो शोज टू मेथड ऑफ स्टार्टिंग आर्क, व्हाट आर दिस मेथड? बेसिकली यहाँ पर वेल्डिंग का दिखाया गया है कि आर्क को जनरेट करने के दो मेथड होते हैं स्टार्ट करने के। तो ये दोनों मेथड का नाम क्या है? तो यहाँ पर जैसा कि आप पहले वाले में देख रहे होते हैं, तो यहाँ पर आपका वर्क पीस है, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोड है। तो इसको क्या करते हैं? इसे स्क्रैच करते हैं, इस प्रकार से कुछ मोशन करते हैं तो वहां पर हीट जनरेट होती है। तो इसको कौन सा मेथड कहा जाता है? इसको स्क्रैच मेथड कहा जाता है। और दूसरा क्या है? तो दूसरे वाले में हम ऐसे हिट करते हैं, ठीक है, फिर ऊपर जाता है, हिट करते हैं ऊपर जाता है, तो इसको कहा जाता है आपका टैप मेथड। तो ये क्या हो जाएगा? पहला वाला हो जाएगा आपका स्क्रैच मेथड और दूसरा वाला फिगर क्या हो जाएगा? टैप मेथड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, व्हाट इज द टाइप ऑफ बेल्ट जॉइंट शोन बिलो? यहाँ पर आपको बेल्डिंग जॉइंट का एक फिगर दिखाया गया है और पूछा गया है कौन सा टाइप ऑफ बेल्ट जॉइंट है। बेसिकली अगर टाइप ऑफ बेल्ट जॉइंट की बात की जाए तो कई सारे प्रकार के होते हैं। बट जॉइंट हो गया, लैप जॉइंट हो गया, टी जॉइंट हो गया, कार्नर जॉइंट हो गया और आपका यहाँ पर एज जॉइंट हो गया। आप फिगर को देख के यहाँ पर इसको अंदाजा लगा सकते हैं। अगर सबसे पहले बात की जाए यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन कौन सा है, तो यहाँ से आप फिगर से पता लगा सकते हैं कौन सा जॉइंट हो जाएगा। तो ये एज जॉइंट हो जाएगा। यहाँ पर दो प्लेटों के एज को क्या किया गया? आपस में जोड़ा गया है। अगर डिफरेंट टाइप ऑफ बेल्ट जॉइंट की बात की जाए तो सबसे पहला यहाँ पर आता है बट जॉइंट। जब दो मतलब जो धातु के टुकड़े होते हैं जिनको जोड़ा जाना होता है, उनको आपस में इस प्रकार रखते हैं कि उन दोनों को एज, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एज टू एज यहाँ पर ज्वाइन किया जाता है, तो इसे हम एज ज्वाइंट के नाम से दोनों सीटों को आपस में सटा कर रखते हैं। इसका प्रयोग बेसिकली कहाँ करते हैं? तो इसका प्रयोग किया जाता है जो पाइप वेल्डिंग होती है या स्ट्रक्चरल वर्क हो गया या सीट मेटल में भी बेसिकली इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट लैप जॉइंट की बात की जाए तो लैप जॉइंट में क्या होता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोनों सीटों को या दोनों मेटल को एक दूसरे के ऊपर चढ़ा करके ओवरलैप करके रखा गया है और यहाँ फिर जॉइंट बनाया जा रहा है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो कॉमनली जैसे जो ऑटोमेटिव पार्ट्स होते हैं, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री हो गई या सीट मेटल में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो टी जॉइंट है, टी जॉइंट देख पा रहे हैं आप यहाँ पर किस प्रकार के टी के शेप में, एक आपकी नीचे प्लेट है उसके ऊपर एक प्लेट कुछ इस प्रकार से रखी है टी के शेप में। यहाँ पर बेसिकली इसका प्रयोग कब करते हैं? तो इसका प्रयोग किया जाता है जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क में बीम या फिर सपोर्ट का जब वेल्डिंग करना होता है तो वहां पर टी जॉइंट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट कॉर्नर जॉइंट की बात की जाए, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर दोनों पीसों को एल शेप में जोड़ा गया। कैसे? एल की शेप में, राइट एंगल शेप में यहाँ पर रखकर कॉर्नर से कॉर्नर को ज्वाइन किया जा रहा है। इसका प्रयोग बेसिकली किया जाता है आपके बॉक्सेस बनाने के लिए या फ्रेम्स बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। लास्ट आपका यहाँ पर एज जॉइंट दिखाया गया है, जब दोनों
जो प्लेट जिसको जोड़ा जाना है, धात की सीट है, तो उसको इस प्रकार से रखा जाए कि साइड बाई साइड रखकर उनको लेंथ के अनुसार, लेंथ के परपेंडिकुलर उनको बेल्ड कर दिया जाए, तो इसे एज जॉइंट के नाम से जानते हैं। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो इसका प्रयोग शीट मेटल में टैंक या फिर कंटेनर बनाने के लिए बेसिकली एज जॉइंट का प्रयोग किया जाता है। तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, फिगर बिलो शोज टू डिफेक्ट इन वेल्डिंग ज्वाइंट, व्हाट दे आर। यहाँ पर बेसिकली दो वेल्डिंग के डिफेक्ट दिखाए गए हैं और आपसे पूछा गया है ये किसको दर्शाता है। तो पहले वाले फिगर में आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा एरिया है जो कि हमारा फ्यूज नहीं हुआ है प्रॉपर, यहाँ पर कुछ मेटल छूट सा गया है। दूसरे में देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा कट लग गया है, थोड़ा डेंट टाइप बन गया है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको अंडर कट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो पहला वाला दिखाया गया है वो दिखा रहा है इनकम्प्लीट फ्यूजन को, और जो दूसरा वाला दिखा रहा है वो दिखा रहा है अंडर कट को। अंडर कट बेसिकली कब होता है? जब हम एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट दे देते हैं, इमीडिएट या सही से आपका मतलब सेटिंग नहीं हो पाती फ्लेम की, तो यहाँ पर अंडर कट होता है। लेक ऑफ फ्यूजन में प्रॉपर यहाँ पर इसको हीट नहीं मिल पाती है, प्रॉपर करंट नहीं मिलता है, तो इसलिए लेक ऑफ फ्यूजन की घटना होती है, इसे इनकम्प्लीट फ्यूजन भी आप कह सकते हैं। यहाँ पर कुछ और दोष आते हैं बेल्ट इसमें वेल्डिंग में, जैसे स्पैटर्स हो गया, वेल्डिंग करते समय छोटे छोटे जो धात के कण होते हैं आसपास मेटल पर बिखर जाते हैं, उसे हम स्पैटर्स कहते हैं। क्रैक हो गया मेटल में। क्रैक बेसिकली कब होता है? जब वो सही से कूल डाउन नहीं हो पाता है, तो क्रैक की घटना आती है। सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वेल्डिंग में वो पोरोसिटी के बारे में पूछा जाता है। तो पोरोसिटी बेसिकली क्या होता है? वेल्डिंग करते समय अगर हम सील्डिंग का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उसके बीच में ट्रैप हो जाती है बेल्ट के बीच में, और कूल डाउन होने के बाद वो ऑक्सीजन बाहर निकलने की कोशिश करती है। तो जिससे क्या होता है, वहां पर छोटे छोटे छिद्र माइक्रोस्कोपिक लेवल के डेवलप हो जाते हैं, जिसे हम पोरोसिटी कहते हैं। और पोरोसिटी आपका एक क्या है? इंटरनल डिफेक्ट होता है। ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आफ्टर थ्रेडिंग ए होल बाय ए टैप, इट वाज फाउंड दैट द क्रेस्ट ऑफ थ्रेड वाज नॉट फॉर्म्ड कंप्लीटली, द डिफेक्ट इज ड्यू टू। बेसिकली एक कोई होल है जिसमें थ्रेडिंग करने के बाद, टैपिंग करने के बाद कह सकते हैं आप, ये देखा गया कि जो आपका थ्रेड है वो फुल डेप्थ तक नहीं बना, पूरे गहराई तक नहीं बना है। तो इसका बेसिकली क्या कारण हो सकता है? तो इसका कारण होता है कि जो आपका होल साइज है, वो जो आप टैप ड्रिल साइज प्रयोग कर रहे हैं उससे काफी ज्यादा हो जाता है। तो वहां पर वो प्रॉपर थ्रेड वहां पर नहीं बन जाती है, अप टू जो आपका डेप्थ, जिस डेप्थ तक चाहिए उस डेप्थ तक नहीं बन पाती। तो कारण क्या होता है? जो आपका होल का आकार है वो टैप ड्रिल साइज से क्या है? बड़ा है। कैलकुलेशन में गलती हो गई, प्रॉपर नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर डिफेक्ट बेसिकली आ जाता है। आइडेंटिफाई द फोर्जिंग टूल शोन इन द फिगर गिवन बिलो। यहाँ पर आपको एक फिगर दिखाया गया है, बेसिकली ये फोर्जिंग में आता है। तो यहाँ पर जो दिखाया गया, पूछ रहा है कि ये किसका फिगर दिखाया गया है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने फोर्जिंग के बारे में पढ़ा है तो आप जानते होंगे ये किसका फिगर है? ये स्वेज का फिगर है। स्वेज बेसिकली क्या होता है? ये दो के जोड़े में पाए जाते हैं, और इसका प्रयोग बेसिकली एक समान के, अगर कोई कह सकते हैं राउंड शेप का, गोलाकार का जॉब है, या कोई हेक्सागोनल जॉब है, तो उसको इसके बीच में रखकर फिनिशिंग करने के लिए बेसिकली इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? स्वेज का। किसके लिए? राउंड हो गया या फिर हेक्सागोनल या सिलेंड्रिकल जॉब भी हो, उसकी भी हम फिनिशिंग कर सकते हैं। यहाँ पर अगर फ्लैटर के बारे में पूछा जाए कि फ्लैटर का यूज क्या होता है, तो बेसिकली फ्लैटर का प्रयोग किया जाता है, फ्लैट कोई सरफेस है तो उसको स्मूथ करने के लिए, फिनिश करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अगर इसके मान लीजिए केवल टॉप वाला पार्ट ही ले लीजिए, बॉटम पार्ट को छोड़ दो, टॉप वाला पार्ट ले लो और इसको पूरा फ्लैट कर दो, तो ये किसका काम करने लगेगा? फ्लैटर का काम करने लगेगा। और यहाँ पर जो ये होता है कि साइज पूछा जाता है कि फ्लैटर का साइज कितना होता है, तो 70 mm, 75 mm स्क्वायर इसका साइज नॉर्मली रखा जाता है। नेक्स्ट, हार्डी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हार्डी का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो इसका प्रयोग किया जाता है एनबिल के साथ। एनबिल में जो आपका एक होल होता है जिसे हम हार्डी होल के नाम से जानते हैं, तो इसमें हार्डी को फिट करके जब भी किसी मेटल की फोर्जिंग कर रहे होते हैं, तो मेटल क्या होता है? हॉट कंडीशन में होता है, उस कंडीशन में उसको हमें कट करना है, तो हार्डी के द्वारा ही उस मेटल को कट किया जाता है। तो ये थे कुछ ऑप्शन। इसमें कुछ और अगर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात की जाए, तो आपसे ड्रिफ्ट के बारे में पूछा जा सकता है कि ड्रिफ्ट का यूज क्या होता है फोर्जिंग में। तो फोर्जिंग में बेसिकली अगर कोई होल है और उस होल को थोड़ा बड़ा करना है,
तो उस किसके लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, तो उसके लिए ड्रिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक और पूछा जाता है बोलस्टर के बारे में, तो बोलस्टर का प्रयोग किया जाता है रिवेट, नट, बोल्ट व स्क्रू के हेड को बनाने के लिए बोलस्टर का प्रयोग किया जाता है। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको टोटली क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है द जॉब प्लेट ऑफ बेंच वाइस आर मेड ऑफ। बेंच वाइस होती है जिसे हम पैरेलल जॉइस के नाम भी जानते हैं, इंजीनियर वाइस के नाम से जानते हैं। इसका जो बेंच वाइस का जो जॉब प्लेट होता है किसका बना होता है, तो बेसिकली जॉब प्लेट किसका बनाया जाता है, टूल स्टील का बनाया जाता है। और जो जॉब प्लेट होती है बेंच वाइस की, ये किस प्रकार से उसमें होल्ड की जाती है, तो स्क्रू के द्वारा जॉब प्लेट को हम उसमें स्क्रूड कर देते हैं। लेग वाइस के जो जॉस होते हैं वो बेल्डिंग के द्वारा अटैच किए जाते हैं, जबकि बेंच वाइस के जो जॉस होते हैं स्क्रू के द्वारा उसमें अटैच किए जाते हैं। अदर पार्ट की बात की जाए तो फिक्स जा या मूवेबल जा की बात की जाए तो कास्ट आयरन का बना होता है, स्पिंडल माइल्ड स्टील का बना होता है, गाइड नट या बॉक्स नट गन मेटल का हो गया, स्प्रिंग स्प्रिंग स्टील की बनी हो गई। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाए अगर आपसे स्पिंडल पर थ्रेड कौन सी कटी होती है, तो स्क्वायर थ्रेड या एक्मे थ्रेड को स्पिंडल पर काटा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है पावर को ट्रांसमिट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं द कैपेसिटी ऑफ ए लेथ इज एक्सप्रेस्ड एज। कोई लेथ मशीन है तो उसकी क्षमता को हम कैसे दर्शाते हैं, तो उसकी क्षमता को दर्शाया जाता है स्विंग एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर। स्विंग का मतलब क्या होता है, जितने डायमीटर के जॉब को हम क्या कर सकते हैं लेथ मशीन में होल्ड करके टर्न कर सकते हैं, वही उसका क्या होता है स्विंग होता है, जिसे हम स्विंग डायमीटर कहते हैं। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर आपका जो हेड स्टॉक हो गया टेल स्टॉक हो गया, तो दोनों में आपका सेंटर फिट होता है, लाइव सेंटर और डेड सेंटर। तो उन दोनों सेंटर के बीच की दूरी कितनी है, मतलब हम कितने लंबे जॉब को लेथ मशीन में होल्ड करके टर्न कर सकते हैं, वही क्या है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर। तो स्विंग हो गया कितने बड़े डायमीटर को, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर कितने लंबे जॉब को हम होल्ड कर सकते हैं, तो इसी के द्वारा हम लेथ मशीन को एक्सप्रेस करते हैं। यह मेन उसका फैक्टर होता है। इन ब्रेजिंग द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नॉन फेरस फिलर मेटल इज। बेसिकली ब्रेजिंग में जो भी आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना रखा जाता है, दो चीजें होती हैं एक सोल्डरिंग एक ब्रेजिंग। सोल्डरिंग में बात की जाए तो बिलो 427 डिग्री सेल्सियस या बिलो 450 डिग्री सेल्सियस भी कई बार ऑप्शन में दिया जाता है, या फिर लोअर देन दैट ऑफ बेस मेटल, जो भी बेस मेटल प्रयोग करते हैं उससे कम, या 420 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, ये होता है किसमें सोल्डरिंग में। लेकिन यहाँ किसके बारे में पूछा गया, यहाँ ब्रेजिंग के बारे में पूछा गया। तो ब्रेजिंग में क्या होता है एवो 427 डिग्री सेल्सियस या लोअर देन दैट ऑफ बेस मेटल, जो भी हम बेस मेटल प्रयोग कर रहे हैं या तो उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम या फिर 420 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रखा जाता है। ठीक है, मतलब 420 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होगा, लेकिन जिस मेटल पे हम ब्रेजिंग कर रहे हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम होगा। यहाँ पर फिलर मेटल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो फिलर मेटल के रूप में यहाँ पर बोरेक्स का प्रयोग किया जाता है। अगर सोल्डरिंग में पूछा जाए तो नौसादर NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जनरली बियरिंग बुश आर मेड ऑफ। बियरिंग बुश किसके बनाए जाते हैं, तो बहुत ही मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। बियरिंग बुश किसके बनाए जाते हैं, गन मेटल के बनाए जाते हैं। गन मेटल में आपको कंपोजिशन पूछा जा सकता है कितना होता है, तो बेसिकली कापर टिन और जिंक का एलॉय होता है। कापर 88%, टिन 10% और जिंक 2%। 88 10 2 कापर टिन जिंक क्या होता है गन मेटल। कहाँ प्रयोग करते हैं, बेरिंग के बुश को बनाने के लिए। व्हाइट मेटल की बात की जाए तो व्हाइट मेटल बेसिकली ये लेड कॉपर टिन और कैडमियम का मिक्सर होता है। ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाइट मेटल का कंपोजिशन क्या है, लेड कॉपर टिन एंटीमनी। नेक्स्ट अगर बात की जाए ब्रास की, ब्रास का मिक्सर क्या होता है, किसका किसका एलॉय है, बेसिकली ब्रास कॉपर और जिंक का एलॉय होता है, जिसमें कॉपर 60% और जिंक 40%। कई बार 60-40 ना देकर के यहाँ पर रेशियो दिया जाता है, तो 3:2 कह सकते हैं, 3:2 के अनुपात में कॉपर और जिंक को मिलाकर ब्रास मेटल बनाया जाता है। जो सेम कंपोजिशन एक दूसरा मेटल होता है जिसे मुंज मेटल कहते हैं, तो मुंज मेटल का भी कंपोजिशन कॉपर और जिंक 60 और 40 ही होता है। नेक्स्ट यहाँ पर एक और पूछा जाता है ब्रोंज के बारे में, तो ब्रोंज कॉपर और टिन का मिक्सर होता है, जिसमें कॉपर 70% और टिन की मात्रा 30% रखी जाती है।
व्हाइट मेटल से मिलता जुलता एक और मेटल होता है जिसे हम बेबिट मेटल कहते हैं। ये टिन, एंटीमनी और कॉपर का मिक्सर होता है। बेसिकली बेबिट मेटल क्या होता है, टिन बेस एलॉय होता है जिसमें टिन की मात्रा 85%, एंटीमनी 10% और कॉपर 5% उसमें रखा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सोल्डरिंग इज ऑफ टू टाइप्स। बेसिकली सोल्डरिंग कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार। अभी ये ऊपर हमने डिस्कस किया था, सॉफ्ट सोल्डरिंग और हार्ड सोल्डरिंग। सॉफ्ट सोल्डरिंग और हार्ड सोल्डरिंग। हार्ड सोल्डरिंग नथिंग बट क्या होती है, जिसे हम ब्रेजिंग के नाम से जानते हैं। डिटेल अभी ऊपर हमने डिस्कस कर लिया है। फिगर बिलो shows one of the head of a combination set. What is it? यहाँ पर आपको नीचे कॉम्बिनेशन सेट दिखाया गया है, तो उसका यहाँ पर एक आपको पार्ट, बेसिकली कॉम्बिनेशन सेट में क्या होते हैं, तीन हेड होते हैं। तो यहाँ पर जो आपको दिखाया गया है, ये पूछ रहा है कौन सा हेड है, तो कौन सा हेड है, तो यह है स्क्वायर हेड। क्या कहते हैं इसे, हम स्क्वायर हेड कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप फिगर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कॉम्बिनेशन सेट में तीन हेड को दिखाया गया है। ये आपका हो गया जो सबसे पहला वाला जो एग्जाम में पूछा गया आपका यहाँ क्वेश्चन में, इसे क्या कहते हैं, इसे हम स्क्वायर हेड के नाम से जानते हैं, जिसमें एक स्क्राइबर लगा होता है, एक स्प्रिट लेवल लगी होती है और लॉकिंग नट होता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं स्क्वायर हेड का, तो 45 डिग्री या 90 डिग्री के एंगल की चेकिंग के लिए बेसिकली स्क्वायर हेड का प्रयोग किया जाता है। जो दूसरा यहाँ पर हेड होता है जिसे हम प्रोटेक्टर हेड के नाम से जानते हैं, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो प्रोटेक्टर हेड का प्रयोग किया जाता है 1 डिग्री के एक्यूरेसी में एंगल को मार्क करने के लिए या फिर चेक करने के लिए प्रयोग करते हैं। जो तीसरा वाला हेड है जिसे हम सेंटर हेड के नाम से जानते हैं, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो सेंटर हेड का प्रयोग किया जाता है बेसिकली कोई राउंड जॉब है या कोई स्क्वायर जॉब है तो उसका सेंटर फाइंड आउट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एक और जिसे रूल हेड या रिज रूल के नाम से जानते हैं, तो बेसिकली जो आपको यहाँ पर एक स्टील रूल या रूल जैसी दिख रही होगी आकृति, यही होती है आपके रिज रूल। इसके सेंटर में एक ग्रुप बना होता है हॉरिजेंटली, जिसमें ड्रॉ बोल्ट के द्वारा इन तीनों हेड को इसमें क्लैंप किया जाता है। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। कई बार यहाँ से आपको स्प्रिट लेवल या फिर स्क्राइबर के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ऊपर आपको स्क्राइबर है और साइड में यहाँ पर स्प्रिट लेवल लगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिगर बिलो शोज द यूज ऑफ स्पैनर टू टाइटन ए नट। व्हाट इज नट ए गुड नॉट ए गुड प्रैक्टिस इन डूइंग सो। बेसिकली यहाँ पर एक आपको नट दिखाया गया है और एक यहाँ पर स्पैनर दिखाया गया है। स्पैनर के द्वारा नट को टाइट किया जा रहा है। तो कौन सी ऐसी प्रैक्टिस है जो कि अच्छी नहीं है नट को टाइट करते समय। पहला है स्पैनर सिट प्रॉपरली ऑन द नट। बिल्कुल स्पैनर आपका नट पे सिट होना चाहिए। इट इज बेटर टू पुल देन इट इज बेटर टू पुश देन पुल। यहाँ पर क्या समझना है, बेसिकली जब हम कभी भी किसी भी असेंबली में नट बोल्ट को टाइट कर रहे हो, चाहे स्पैनर के द्वारा हो या फिर आपका नॉर्मल कोई रिंच के द्वारा हो, तो उस समय टाइट करते समय हमें बेसिकली क्या करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए अपने तरफ पुल करने के लिए, ठीक है, ना कि अपने से आगे पुश करने के लिए। तो यही यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि ये गलत प्रैक्टिस है। इट इज बेटर टू पुश देन पुल। नो, हमको क्या करना है, पुल करना है ना कि पुश करना है, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा बोला गया है नॉट ये गुड प्रैक्टिस, और यहाँ पर बोला गया है कि टाइट कर रहे हैं ना कि लूज कर रहे हैं, ठीक है। लूज करते समय हमको क्या करना है, पुश करना है, और टाइट करते समय पुल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये मेटल पीस व्हेन हैमर्ड फ्रैक्चर्स विथ लिटिल और नो डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड। बेसिकली कोई एक धातु का टुकड़ा है जिस पर हम हैमर से चोट मारते हैं, तो चोट मारते ही क्या होती है, उसमें कोई विकृति आए बिना या मामूली विकृति आए बिना क्या हो जाता है, दरार पड़ जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, तो इस गुण को हम कहते हैं ब्रिटलनेस, ठीक है। ब्रिटलनेस धातु का वो गुण होता है जिससे उस पर हैमरिंग किया जाए या फिर कोई चोट लगाया जाए तो तुरंत क्या होता है, छोटे 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 टुकड़ों में टूट जाता है, डिफॉर्म हो जाता है, उसमें कोई भी मतलब और परिवर्तन ना आते हुए छोटे छोटे टुकड़ों में वो टूट जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम ब्रिटलनेस कहते हैं। डक्टिलिटी बेसिकली क्या होती है, मेटल की एबिलिटी होती है जिसके द्वारा उसे हम तार के रूप में खींच सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। मेलेबिलिटी क्या होती है, इसके द्वारा हम उसको पतले पतले सीट के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। टफनेस उसकी क्या होती है, बेसिकली टफनेस वो एबिलिटी होती है जिसके द्वारा वो अपने ऊपर किए जा रहे विभिन्न प्रकार के जो लोडिंग होते हैं उसको रेजिस्ट कर पाता है, उसके बल को सहन कर पाता है। टफनेस बेसिकली कितनी उसमें स्ट्रेंथ होती है, वही उसकी टफनेस के द्वारा
दर्शाई जाती है, वो कितना एक्सटर्नल फोर्स को सहन कर पाता है, तो वही उसकी क्या होती है, टफनेस होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द हाइट ऑफ द स्नैप हेड रिवेट इज स्टैंडर्डाइज्ड टू। बेसिकली जो स्नैप हेड रिवेट होता है, इसकी हाइट कितनी रखी जाती है, आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ठीक है। स्नैप हेड रिवेट की हाइट कितनी हो जाएगी, तो बेसिकली होती है 0.75 mm। क्योंकि यहाँ 75 नहीं दिया गया है, तो 0.7 भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.75 mm। अगर 75 ना दिया जाए तो 0.7 आप आंसर टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अगर बात की जाए कि स्नैप हेड रिवेट का यूज क्या होता है, तो स्नैप हेड रिवेट का बेसिकली यूज किया जाता है फैब्रिकेशन वर्क, जो सामान्य प्रकार के फैब्रिकेशन वर्क होते हैं नॉर्मली, उसमें प्रयोग किया जाता है स्नैप हेड रिवेट का। इसी से मिलता जुलता एक होता है जिसे हम पैन हेड रिवेट कहते हैं। तो पैन हेड रिवेट का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो हैवी कंस्ट्रक्शनल वर्क में पैन हेड रिवेट का प्रयोग किया जाता है। अक्सर इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में। तो स्नैप हेड रिवेट है नॉर्मल फैब्रिकेशन वर्क के लिए, पैन हेड रिवेट है हैवी कंस्ट्रक्शनल वर्क के लिए, चूंकि उसकी जो स्ट्रेंथ होती है काफी ज्यादा होती है। नेक्स्ट, व्हाट ऑपरेशन इज डन ऑन ए रिवेटेड जॉइंट विद द टूल, मार्किए इन द फिगर गिवन बिलो। बेसिकली यहाँ पर आपको एक फिगर दिखाया गया, यहाँ पर एक टूल दिखाया गया जिसको ए से मार्क किया गया है। अब पूछ रहे हैं यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन किया जा रहा है, तो अगर आप देख पा रहे होंगे ये दोनों क्या है, बेसिकली सीटें हैं। और इनको क्या किया जा रहा है, एक टूल के द्वारा इन दोनों सीटों के एज को बेसिकली आपस में दबाकर लीक प्रूफ जॉइंट यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो इस प्रोसेस को हम फुलरिंग के नाम से जानते हैं। क्या है, फुलरिंग टूल है। इसका एंगल कितना है, 80 डिग्री एंगल आपको दिखाया गया है। तो फुलरिंग में क्या करते हैं, दोनों यहाँ पर जो प्लेटें हैं इनके एज को दबा करके यहाँ पर लीक प्रूफ जॉइंट बनाया जा रहा है। इसी से मिलता जुलता एक और ऑप्शन होता है जिसे हम कॉकिंग के नाम से जानते हैं। तो कॉकिंग में क्या करते हैं, कॉकिंग में हम यहाँ पर जैसे देख पा रहे होंगे मेटल के यहाँ पर आपके जो सीट टू सीट है उसके एज को भी, और एज के साथ साथ अगर बात की जाए तो उसके रिवेट के हेड को भी, दोनों को यहाँ पर दबाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो होता है कॉकिंग टूल। यहाँ पर जो आपका रिवेट है और प्लेट है, तो प्लेट और रिवेट के बीच में रिवेट के हेड को क्या कर रहा है, प्रिसाइजली वहां पर उसको कंप्रेस कर रहा है, और साथ ही साथ में दोनों यहाँ पर सीटें हैं इसके एज को भी वो क्या कर रहा है, वहां पर प्रिसाइजली उसको दबा करके लीक प्रूफ जॉइंट बना रहा है। तो अगर ये दोनों ऐसा फिगर आपको दिया जाए एग्जाम में, तो ये कॉकिंग टूल का होता है। और केवल एक ही दिया जाए जिसमें केवल सीट टू सीट को प्रेस कर रहा है, तो होता है फुलरिंग टूल। दोनों का मेन पर्पज क्या होता है कि सीट को दबाना, रिवेट को दबा करके लीक प्रूफ जॉइंट तैयार करना। क्या उद्देश्य होता है इनका, लीक प्रूफ जॉइंट तैयार करना इनका उद्देश्य यहाँ पर बेसिकली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप ऑफ बोल्ट शोन इन द फिगर गिवन बिलो। यहाँ पर आपको एक फिगर दिखाया गया एक बोल्ट का। बेसिकली ये मशीन फाउंडेशन बोल्ट होता है, जब हम मशीनों को वर्कशॉप में लगा रहे होते हैं फाउंडेशन के समय, तो डिफरेंट प्रकार के बोल्ट यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। तो जो आपको फिगर दिखाया गया है ऑप्शन में, ये किसका है, तो ये रैग बोल्ट को दर्शाता है। क्या है, बेसिकली ये रैग बोल्ट यहाँ पर आपको फिगर में दिखाया गया है। किसके अंतर्गत आता है, तो मशीन फाउंडेशन बोल्ट के अंतर्गत आता है। तो इस वीडियो में बस यहीं तक, आगे हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर कोई आपका फीडबैक है आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन दबा लें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियो को अपने फ्रेंड के बीच शेयर जरूर करें, जिससे उनका भी बेनिफिट हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।